नमस्कार दोस्तों। ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, वीरेंद्र नाथ भट्ट लखनऊ से और बाबा रामदास जी हिमाचल प्रदेश से, मनाली से। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। वीरेंद्र जी आपके पास आते हैं सबसे पहले। जो ये खबरें आ रही हैं और ये तो बैठक में कह भी दिया गया है, तरुण चुग ने भी कह दिया है और ऐसा सूत्र बताते हैं कि संघ से भी एक तरीके से खुली छूट मिली हुई है कि भाई जो काम नहीं कर रहे हैं, जिनका जुड़ाव जनता से नहीं है, जो जन अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे हैं, ऐसे लोगों के साथ 2027 के इलेक्शन में नहीं जाया जा सकता है। ऐसे लोगों को दूसरे कामकाज सौंप दो, जो जनप्रतिनिधि के तौर पर अपने क्षेत्र की, अपने लोगों की सेवा कर सकें, उनसे जुड़े रहें, संवाद और समन्वय रख सकें। ऐसे लोगों को लेकर के आओ। तो चर्चा ये है कि बड़े पैमाने पर इस बार टिकट कटेंगे। तो इसी को लेकर के बेचैनी है, इसी को लेकर के ये मीटिंग वीटिंग सिटिंग ईटिंग चल रही है आजकल। देखिए, तीन बातें हैं। पहली बात तो ये है कि बीजेपी में जाति को लेकर के जो भी उठापटक है, तो अगर कोई ये अर्थ निकाल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी मॉरल कंपास है, या समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी जो है वो बीजेपी के लिए नैतिक दिशा सूचक यंत्र, वो नहीं है। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की जाति की राजनीति की राजनीति ही जाति की है, इसके अलावा कुछ है नहीं। और भारतीय जनता पार्टी की राजनीति ये है कि कैसे जो है किसी वर्ग को असंतोष ना हो कि उसको जो है स्थान कम मिल पाया। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन की पोल खोल दी है एसआईआर ने। पूरे यूपी में कहीं बात कर लीजिए, कहीं किसी को दिखाई नहीं पड़ता कि ये पन्ना प्रमुख क्या है और बूथ प्रमुख क्या है, कहीं कोई संकेता नजर नहीं आती है। और ये इन्होंने नवंबर में या अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में जब यूपी के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने सारी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठक की थी कि आप अपने अपने बूथ लेवल एजेंट की सूची हमको सौंपें, तो बीजेपी सबसे आगे थी, 1.25 लाख लोगों की सूची सौंप दी थी, लेकिन मैदान में कहीं कोई दिखाई नहीं पड़ा। और मेरी कुछ वरिष्ठ संघ के नेताओं से बात हुई है, उनका ये आकलन है कि अगर एसआईआर की डेट नहीं बढ़ती है तो बीजेपी का कम से कम वोट कम हो जाएगा 5%। और तीसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जून 2024 में जो घाव लगा था, जो बड़े पैमाने पर पिछड़े जाति का और दलित जातियों का वोट इनसे विमुख होकर के चला गया समाजवादी पार्टी में, और बीजेपी की सीटें कम हो गई, 33 रह गई, और समाजवादी पार्टी को 37 मिल गई और कांग्रेस को 6 मिल गई, 43 सीट मिल गई इंडी अलायंस को। तो ये तीन बातें हैं जो बीजेपी के सामने है। और चौथी बात ये भी कही जा रही है कि जो पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव के समय जो जेपी नड्डा ने ये बयान दे दिया था कि हमें संघ की आवश्यकता नहीं है, अभी संघ इस घाव से उबरा नहीं है। और एक तो यहां तक कहा कि जो संगठन की बीजेपी की हालत है, जो पिछले 1.5 साल में जो एकदम सब डिफंक्ट हो गया है, कहीं ऐसा ना हो कि 2027 के चुनाव में संघ के कार्यकर्ताओं को, स्वयं सेवकों को पोलिंग बूथ ना संभालना पड़े। तो बीजेपी में अब इस बात का जो है, अब ये और जो योगी जी ने जो पंकज चौधरी के जब नए अध्यक्ष अपॉइंट हुए थे, जो पहली बैठक में जो उन्होंने बयान दिया था कि 4 करोड़ वोटर कम हैं, 16 करोड़ होने चाहिए, 12 करोड़ होने चाहिए, उसके बाद जो है हड़कंप तो मचा है, लेकिन समय बहुत कम है। तो अब अगर और कल अगर जो है डेट नहीं बढ़ती है, तो इसका मतलब जो है 31 दिसंबर को ड्राफ्ट रोल आ रही है। तो फिर जो काम बचा हुआ है वो फिर क्लेम और ऑब्जेक्शन के समय पूरा किया जाएगा, उसमें समय मिल जाएगा कि जो नाम छूट गए उनको जुड़वाने का, ये है।
तो लेकिन संगठन अब सक्रिय हुआ है, तो ये चुनौतियां हैं। और ये माहौल, और जो ये माहौल बनाया जा रहा है कि वह ब्राह्मण नाराज हैं और ठाकुर नाराज हैं, तो ये चुनाव के पहले की एक्सरसाइज है। ये होता है कि अभी से दबाव बनाओ वरना टिकट कट जाएंगे। लेकिन एक बात है कि दोनों वर्गों को अब ये संदेश दे दिया गया है कि आपका जो अंदर जाति वर्चस्व का भाव है और जिस जिस वैभव के आप आदी हैं, वो वैभव का युग तो बीत चुका है। और अब वास्तव में समावेशी पार्टी बनने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जो अति पिछड़े वर्ग हैं, उनके टिकटों की संख्या बढ़ेगी, एट द कॉस्ट ऑफ अपर कास्ट बढ़ेगी, एट द कॉस्ट ऑफ ब्राह्मण एंड ठाकुर बढ़ेगी, और उनको टिकट ज्यादा दिया जाएगा। ये इस बार बिल्कुल तय है। और ये भाप करके ही ये सब मीटिंगें हो रही हैं। और इन मीटिंगों के पहले, एक महीना पहले, दिल्ली या गाजियाबाद में जो बीजेपी के एलाइज हैं, उनके एमएलए की बैठक हो चुकी है। उसमें राष्ट्रीय लोक दल है, उसमें सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी है, उसमें अपना दल है, और उसमें संजय निषाद की निषाद पार्टी है। और ये सारी पार्टियों में जो है कि जो वर्चस्व है, एक दो विधायकों को छोड़ करके सारे के सारे पिछड़े वर्गों से ही आते हैं। तो और ये आप देख रहे हैं कि अभी जो बिहार का चुनाव हुआ है, अगर उसको अगर क्लोजली अगर एनालाइज किया जाए, तो बिहार के चुनाव में भी पिछड़े वर्गों के लोगों की टिकटों की संख्या बढ़ी है। और वहां पर भी जो है जो सवर्ण जातियां हैं, ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं और भूमियार हैं, उनकी संख्या कम हुई है बिहार के चुनाव में। तो वो यूपी में होगा आपकी बार। और ये ऐसा नहीं है कि ये कोई समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के दबाव में हो रहा है। बीजेपी अपने संगठन को लगातार ब्रॉड बेस करना चाहती है, लगातार अपना जो है जो सामाजिक दायरा है वो बढ़ाना चाहती है। इस कारण सीटें जो है टिकटों की संख्या बढ़ेगी। और ये बड़ी सीधी सी बात है कि एक्चुअल पावर कोई समाज तभी मानता है जब उसको एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन मिलता है, और उसको समाज में, उसको पार्टी के संगठन में और विधायिका में, लेजिस्लेटिव विंग में जब भागीदारी मिलती है। तो भागीदारी बीजेपी ने लगातार बढ़ाई है पिछले 12 सालों में, हर राज्य में, और यूपी में भी, बिहार में भी। तो ये है। तो अब ये इन बैठकों के दौर ने एजेंडा सेट कर दिया है। अब अभी से चर्चा शुरू हो जाएगी कि अब जो है 2027 तक कैसे इसका होना है निपटारा। जी बाबा जी, सवाल यहाँ ये उठता है कि क्या पिछले विधानसभा चुनाव में जो सवर्ण तबके से आने वाले प्रत्याशी हैं, वो ज्यादा थे, जो अब उनके टिकट काट करके दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को देने की तैयारी चल रही है? और अगर ज्यादा टिकट नहीं थे, संतुलित थे, आबादी के अनुपात में टिकट दिए गए थे, और अब आप केवल इस नाम पर टिकट काटने की तैयारी करें, या इस डर में आप टिकट काटने की तैयारी करें कि पीडीए की राजनीति खेली जा रही है, या बहन जी एक चुनौती बन करके इस बार सामने आ सकती हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो ब्राह्मण एमएलए की मीटिंग हुई है, आप इस तरह की मीटिंग्स को और आने वाले समय में तोड़-फोड़ को या टूट-फूट को दावत दे रहे हैं? सर, मैं आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले जरा एक बात पॉइंट आउट करना चाहूंगा। कल्याण सिंह के जमाने से जब भाजपा की सरकार आती है, तो सबसे पहले डीएम, एसपी और थानेदार को सबसे पहली इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि किसी नेता, छुटभइये नेता की बात नहीं सुननी है, अपना काम करो। थानेदारों को तो यहां तक कह दिया जाता कि कोई दलाल टाइप छुटभइया नेता भाजपा का थाना परिसर में घुसने न पाए। और अगर कोई नेता घुस जाता है ना भाजपाई, तो थानेदार कहता भाग जाओ साले, नहीं टांगे तोड़ दूंगा। पर दलाली के बिना थाना चल ही नहीं सकता, तहसील मुंसिफी चल ही नहीं सकती। तो दलाली कौन करते हैं? सपाई।
जिनका पुराना नेटवर्क बना हुआ है, 20 साल पुराना। ठेकेदारी ठेका किसको मिलता है भाई? भाजपा का एक नियम है, अरे हम ठेका पट्टा नहीं देंगे, अरे हम ठेका पट्टा की सिफारिश करेंगे। पर ठेकेदारी के बिना काम नहीं चलता। तो ठेका पट्टा कौन लेता है? सपाई। क्यों? उनका नेटवर्क बना हुआ है, वो पिछले 20 साल से ठेकेदारी कर रहे हैं, वो क्वालिफाइड ठेकेदार हैं, उनको मालूम है किस फाइल को, किस ठेके के, कुछ टेंडर को कहां से लेना है। भाजपाई के लिए निदेशक की सलाह घुसने न पाए। तो एक बात बताइए, भाजपा कार्यकर्ता, अच्छा सपाई का एक, चलिए ये तो हो गया ठेकेदारी की बात, इसके अलावा लूट खसोट, दलाली, थाने की दलाली, तहसील की दलाली, मुंसिफी की दलाली, उसके बाद जमीन कब्जा, हाई कब्जा, लूट खसोट, डकैती, चोरी, बदमाशी, छिनैती, सब सपा के कार्यकर्ता लोग करते हैं। भाजपाई बेचारा क्या करता है? भाजपाई कार्यकर्ता को सपा, भाजपा की सरकार आने पे मिलता क्या है आप बताइए? कार्यकर्ता क्यों काम करेगा? सपा का कार्यकर्ता तो इसलिए काम करता है कि वो डकैती उद्योग चलाएगा, अपहरण उद्योग चलाएगा, छिनैती उद्योग चलाएगा, नहीं तो आपकी जमीनियां कब्जा कर लेगा। भाजपा बेचारा कार्यकर्ता क्या करता है? इसलिए भाजपा कार्यकर्ता को कोई मोटिवेशन ही नहीं है कि वो पार्टी का काम करे। और सर डिजिटल जमाना है, हर आदमी के खुद हाथ में एक कार्यकर्ता है जिसका नाम एंड्रॉइड फोन है। सारी सूचनाएं, सब कुछ, सारा मोटिवेशन, हिंदुत्व खतरे में है, हाई है, मोदी जी ने इतना काम कर दिया, योगी जी ने इतना जो कार्यकर्ता पुराने जमाने में काम करते थे वो सारा आजकल फोन कर रहा है। फोन ही सबसे बड़ा कार्यकर्ता है। इसलिए यह कहना कि हमने पन्ना प्रमुख बना दिए, ये धरती का सबसे बड़ा फ्रॉड है, फार्स है, स्कैम है भाजपा का। कोई कार्यकर्ता नाम की चीज नहीं है और न कार्यकर्ता की जरूरत है। साल में सर 2 चुनाव आते हैं जब बूथ संभालना होता है। गांव के लड़के वैसे ही जोश में आके बूथ संभाल देते हैं। सर ये तो हुई कार्यकर्ता की कहानी, हकीकत। अब आ जाइए जरा पंडित जी लोग या ठाकुर साहब लोग या किसी भी वर्ग के विधायकों के बारे में। सर 52 विधायक इस समय जीते हुए हैं। 403 कुल संख्या है, 12% पॉपुलेशन है, 48 विधायक होने चाहिए। 52 इस वक्त हैं, 52 तो जीते हैं, जिसमें शायद 48, हाँ 46 भाजपा के हैं, बाकी सपा के और इन बाकियों के होंगे। तो सर अगर 52 जीते हैं तो कुछ हारे भी तो होंगे। इसका मतलब 60-65 को टिकट दी गई। जनसंख्या के अनुपात से कम 5% ज्यादा, 12% जनसंख्या है, 17-18% टिकट दी गई है। कौन सा अत्याचार हो गया? आज मैं, वो अनिल त्रिपाठी हैं, मेहदावल के विधायक हैं, निषाद पार्टी से जीते हैं, उससे पहले बसपा से लड़े थे, उससे पहले पीस पार्टी से लड़े थे। उनका कोई भाजपा से कोई जुड़ाव नहीं है। वो इस पूरे ब्राह्मण एमएलए सम्मेलन में सबसे ज्यादा मुखर थे। उसके अलावा पीएन पाठक के घर पे हुई कुशीनगर के विधायक हैं, उसमें और 2-4 विधायक जो सक्रिय थे वो भी थे। कुछ विधायकों को जब फोन आया सीएम हाउस से या सीएम ऑफिस से या कहां से, तो उठ के भाग गए बीच में से। सर बात यह ना, इनका टिकट कटना तय है। और 1 मिनट सर, नाई रे नाई कितने बाल, बोलो बाबू अब 5 मिनट में तोरे सामने आ जाई। सर SIR की ये स्थिति है कि शहरों में, गांव में कोई समस्या नहीं है, शहरों में 30% तक फॉर्म वापस नहीं आए। आज मेरे एक मित्र हैं अनिल सिंह, लखनऊ में रहते हैं, कहते हैं मुझे 3 घंटा मशक्कत करनी पड़ी तब जाके 2003 के वोटर लिस्ट से मेरे नाम की मैपिंग हो पाई, जबकि मैं 20 साल से लखनऊ का वोटर हूं। कहते BLO बहुत अच्छा था, 3 घंटा माथापच्ची करता रहा तब जाके किसी तरह मैपिंग हो पाई। तो सर और कितने नाम कटेंगे ये तो पता लग जाएगा ना जिस दिन ड्राफ्ट रोल पब्लिश होगा। तो एक तरह से ये मार्कशीट होगी एमएलए साहब की कि काहे की राजनीति करते हो बे, सिर्फ ठेका पट्टा कमीशन ही चाहिए। SIR में तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इतने 1000 नाम कट गए, तुम क्या कर रहे थे? बाटी चोखा खा रहे थे? सर ये बात संगठन पूछेगा कि नहीं पूछेगा?
और जैसा कि सर ने कहा, मैंने आज तक जीवन में कोई पन्ना प्रमुख नहीं देखा, कोई कार्यकर्ता नहीं देखा। ये धरती का सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा फ्रॉड है। इसलिए जितने बाटी, और सर एक बात बताइए, पंडित जी लोग कब से बाटी चोखा खाने लग गए? ये तो गरीब गुरबा मजदूर का भोजन है। पंडित जी लोग तो खीर पूड़ी न खाते हैं। मीनू ही गलत था मीटिंग का। पर मसला जो है बाबा जी केवल ब्राह्मण विधायकों का है नहीं। जी हर चुनाव में आप देख लीजिए, कुछ ना कुछ जातीय मुद्दा खड़ा कर दिया जाता है। लोकसभा चुनाव में कि ठाकुरों के वोट, ठाकुरों के टिकट कट गए, ठाकुरों के कट गए, जनरल वीके सिंह को गाजियाबाद से प्रत्याशी नहीं बनाया गया, तो ठाकुर सब एक इकट्ठा हो जाओ। अब उसमें कहाँ-कहाँ से वो हैंडल बनते हैं, नए अकाउंट बनते हैं, मुहिम शुरू हो जाती है, गाली-गलौज शुरू हो जाती है। ये हर बार कुछ ना कुछ बीजेपी के खिलाफ मुद्दे या तो खड़े किए जाते हैं या खड़े करवाए जाते हैं। कौन है इसके पीछे, इन मुहिमों के पीछे, और मकसद क्या है? भट्ट साहब? देखिए सर भट्ट साहब प्लीज माफ कीजिएगा, जी, मैं जी। आपको मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं। सर, प्लीज गो अहेड। मैं 2 मिनट पहले बोल दूं। सर, मैं 2024 का जो सेटबैक था ना, वो मैं बिल्कुल भी नहीं मानता हूं कि किसी वर्ग की नाराजगी थी। 2 बड़े नेताओं की आपसी टसल थी और दोनों एक दूसरे को निपटाने का प्रण करके बैठे थे यूपी में। अब ये पता नहीं किसने किसको निपटाया। यूपी वालों ने दिल्ली वालों को निपटाया, गुजरात वालों, या गुजरात वालों ने यूपी वालों को निपटाया, किसी ने किसी को निपटाया है। और जब सर एक बात बताइए ना, माँ बाप अगर लड़ेंगे तो बच्चे तो बेचारे रोएंगे ही, रुल जाएंगे, भूखे सोएंगे। तो सर प्रदेश की कमान, प्रदेश के हाईकमान और देश की हाईकमान आपस में लड़ रहे थे, उसका खामियाजा 2024 का लोकसभा चुनाव है। मैं बिल्कुल भी मतदाता को और किसी को और कार्यकर्ता को दोष नहीं दूंगा। अगर माँ बाप लड़ेंगे तो बच्चे ऐसे ही रुलेंगे। जी प्लीज। नहीं, देखिए चौधरी साहब, ऐसा है, आपकी जो बात से प्रभावशाली जाति, मैं इससे सहमत हूँ कि उस समय भी ये लगातार खबरें आ रही थी कि योगी आदित्यनाथ ने करीब 30-35 गलत टिकट बंटवारे का विरोध किया था और वो सब हारे हैं। लेकिन हारने का सिलसिला बाबा जी केवल उत्तर प्रदेश में नहीं रहा ना। उस समय तो पश्चिम बंगाल में भी सीटें घटी, हरियाणा में भी घट गई, राजस्थान में घट गई, महाराष्ट्र में घट गई, तो कई जगह सीटें घटी। तो कारण और भी थे और ये भी था। सर देखिए ऐसा है, जो पिछले 11 साल में जो मोदी गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड है, उससे एक बात बहुत साफ है कि नरेंद्र मोदी अब एक नई कास्ट मैट्रिक्स की रचना कर रहे हैं और उससे जो मठाधीशी बहुत लोगों की प्रभावित होगी। तो ये जो प्रभावशाली जातियां हैं, इनका जो मुखर वर्ग है वो अभी से सक्रिय हो गया है। और इसका मतलब ये नहीं है, और आज अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती है, तो मुझे एक बात याद आती है। अटल जी ने एक बार कहा था कि भारतीय जनता पार्टी न तो चुनाव हारती है न जीतती है, भारतीय जनता पार्टी सीखती है। तो यदि भारतीय जनता पार्टी उनकी इस बात पे कायम रहती है, तो अभी इतना समय है कि जो भी संगठन में आपके अभी जो कमियां हैं, जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, दे कैन बी एड्रेस्ड। उनको बहुत हद तक हल किया जा सकता है। और जून 2024 के लोकसभा चुनाव में जो आपको झटका लगा है, वो सबक आपके सामने है। आपके पास लोकसभा की 85 सीटों, 80 सीटों में एक एक बूथ का ब्यौरा है, कहाँ कहाँ क्या गड़बड़ हुई। यू हैव एवरीथिंग ऑन योर टेबल। कुछ आपको नया शोध नहीं करना है, कोई नया डाटा आपको जो है कलेक्ट नहीं करना है। तो ये जो है, और जिस तरीके से नितिन नवीन को जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है बिहार का, उससे भी पूरे बीजेपी में बहुत लोगों को बहुत झटका लगा है। और जैसे अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि 7 बार के एमपी को अध्यक्ष बनाया गया प्रदेश का, और 4 बार के विधायक को अध्यक्ष बनाया गया राष्ट्र का, राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। तो तर्कों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर अखिलेश यादव की बात में बहुत दम है कि भाई जो आदमी सन 90 में
जो है गोरखपुर नगर निगम का डिप्टी मेयर था और 6 बार 7 बार एमपी हो चुका है और केंद्र में वो राज्य मंत्री है। नहीं देखिए, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। नहीं, मनोहर मैं केवल बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा व्हाट ही सेड। आई एम ओनली सेइंग, मैं उनको सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं जो एक उन्होंने बात कहा वो मैं कह रहा हूँ। मनोहर लाल खट्टर पहली बार के एमएलए थे, चीफ मिनिस्टर बनाए गए। हाँ, बनाए गए। देवेंद्र फडणवीस एकदम नए थे, उनको भी यही कहा गया। भजन लाल शर्मा राजस्थान के भजन लाल शर्मा है मुख्यमंत्री बनाए और गए, आपके और यादव जी हैं एमपी वाले, सब नए लोग हैं भाई, सब नए लोग थे ना। तो नए लोगों हाँ, को यहाँ लाया जाता है। ये जो इस तरह की हाँ, आलोचना करते हैं ना, ये तो वंशवादी हैं। ये तो वंशवादी है। मुलायम सिंह के बेटे हैं, तो आप चीफ तो मिनिस्टर बन गए। हाँ, तो आप यूपी में जो आमूलचूल परिवर्तन होने जा रहा है उसकी आशंका से भी लोग जो हैं सहमे हुए हैं और अभी से जो है पेचबंदी शुरू हो गई है। तो ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी किसी संगठन के संकट से गुजर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। और बीजेपी में संगठन की जो एक्सरसाइज है, बीजेपी अकेली पार्टी है जिसका संगठन साल में 12 महीने काम करता है। बाकी सारी पार्टियों का संगठन जो है चुनाव के 1 महीना पहले सक्रिय होता है। तो बीजेपी में ऐसा नहीं है। और जब भी चुनौती आती है, भाई आपके पास जो है 2024 लोकसभा चुनाव का पूरा उदाहरण मौजूद है, उसके अनुसार कार्रवाई करिए। और ये देखिए कि जो योगी जी ने आज से 2 हफ्ते पहले एसआईआर को लेकर के जो अलार्म बेल बजाई है, उस पर काम कीजिए। आपके पास समय है, अभी 1 साल से अधिक का समय है। जी नहीं, वहां बहुत कमियां हैं, बीजेपी में बहुत कमियां हैं, और वो एसआईआर जैसी बड़ी मुहिम में उजागर हो गई हैं। एक तरीके से मैं कहूं कि जो जैसे होता है ना, ये कि आप टेस्ट क्रिकेट के लिए चुन लिए गए या वनडे टीम के लिए या T20 टीम के लिए चुन लिए गए, तो उसके बाद खिलाड़ी क्या करता है, वो रणजी खेलना बंद कर देता है, विजय हजारे ट्रॉफी खेलना बंद कर देता है, कॉलर खड़े कर लेता है। इसी तरीके से आपको एमएलए का टिकट मिल गया, एमपी का टिकट मिल गया, और आप अगर चुन लिए गए, तो उसके बाद आप ये समझते हैं कि आप संगठन में जाके काम करने की जरूरत ही नहीं है, और ये सबसे बड़ी भूल साबित होती है। तो ये डंडा उठाना पड़ता है, जैसे बीसीसीआई ने इस बार उठाया। तो विराट कोहली से लेकर के रोहित शर्मा तक सब विजय हजारे ट्रॉफी में खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ भी बीजेपी में भी, चूंकि जब आप सत्ता में देर तक रहते हैं तो कई तरह के रोग लग जाते हैं, वो रोग लगते हुए अभी दिखाई दे रहे हैं। जी बाबा जी। सर देखिए, संगठन में कमियां हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा है, और संगठन में लगातार काम करने की जरूरत होती है, ये एक ध्रुव सत्य है। एसआईआर एक इतनी बड़ी एक्सरसाइज थी जिसमें सचमुच एक एक मतदाता के घर पहुंचने की जरूरत थी। यस, एक एक। और सुनिए, भाजपा का संगठन, भाजपा का कार्यकर्ता और भाजपा का वोटर कॉम्प्लेसेंट हो चुका है। वो ये मानते हैं कि यार कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है, मोदी है ना, मोदी के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा, मोदी को जीतना है, हमारी सिरदर्दी क्या। एमएलए और एमपी भी यही सोचता है कि उसके लिए मोदी चुनाव जीत कर देंगे। सर 2024 के लोकसभा चुनाव में मैंने आधा उत्तर प्रदेश घूम के देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं उधर करनाल साइड से घुसा, शामली, ये सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, पूरा मुरादाबाद तक गया। सर मुझे कहीं भाजपा का एक झंडा, बैनर, पोस्टर, कोई कार्यकर्ता, कोई प्रचार गाड़ी, जबकि वोटिंग में सिर्फ 2 दिन बाकी थे, 3 दिन। इतने कॉम्प्लेसेंट थे। और कार्यकर्ता और वोटर छोड़िए, प्रत्याशियों ने घर से निकलना जरूर नहीं समझा। 400 सीट आ रही है, हमें क्या जरूरत है काम करने की। सर और
ये कॉम्प्लेसेंट पूरा का पूरा संगठन हो चुका है। और वो छोड़िए, सिंपल सा भी कोई टास्क होता ना, वो नहीं पूरा कर सकते थे। एसआईआर तो सचमुच इतना बड़ा टास्क है जिसमें मैंने बोला ना, नॉट इवन अ सिंगल वोटर हैज टू बी लेफ्ट। और वो तो मैं सर अब शुरू में बीएलओस के काम को बहुत आसान समझ रहा था। मैं तो बोला ऐसे ही बकवास कर रहे हैं, कोई प्रेशर नहीं है। सर अब जब कहानियां निकल के आ रही है ना सर, जब एक एक वोटर के घर 5-5 बार जाना पड़ रहा है, इसके बावजूद मैपिंग नहीं हो पा रही है। मुझे लखनऊ के एक मित्र बता रहे थे कि जितने फॉर्म बांटे गए थे उसमें से 30% आज से 4 दिन पहले तक वापस नहीं आए थे, उस एक बीएलओ के। अब पूरे, और वो कह रहे थे कि असंभव है, डेट बढ़ानी ही पड़ेगी, नहीं तो कम से कम वो जो 1 से 1.5 करोड़ वोटर एक्स्ट्रा कटने की जो बात आ रही है ना, वो वोटर होंगे जो मौजूद हैं, जिन्होंने पिछले चुनाव में वोट दिया है, उनके वोट कट जाएंगे। और भाजपा का संगठन पूरी तरीके से फेल हुआ है, नाकामयाब हुआ है, और भाजपा का संगठन सोया हुआ है। अच्छा, मैं तो कहता हूं सर, इट इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। एसआईआर ने 1 साल पहले, 14 महीना पहले इनको जगाने का काम किया। इट्स अ वेकअप कॉल, मैं बता रहा हूं आपको। और जितने, और ये सर सीधे सीधे क्राइटेरिया बना देना चाहिए, हर एमएलए, चाहे वो जीता था चाहे हारा था, या जो भी टिकटार्थी है, जो टिकट मांगने आए ना, उससे भी पूछा जाए, हाँ बताओ कितने नाम कटे हैं तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूंसी में। फिर उससे पूछिए क्या कर रहे थे, एकदम भोजपुरी में बतियाइए, क्या आए हो टिकट लेने, कर क्या रहे थे, इतने नाम कैसे कट गए तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूंसी से। ये बात तो उठेगी बाबा जी, ये बात तो उठेगी। और जितने लोग टिकट मांगने आएंगे उनको तैयार होकर जाना चाहिए कि ये सवाल पूछे जाएंगे जी। और इस बात, और ये जो बात आप कह रहे हैं, ये एमएलए की बैठक में इस पे चर्चा हुई है कि पार्टी की ओर से ये सवाल को आपको दागा जाएगा और इसको झेलने के लिए तैयार रहिए, और अगर आप इसके ऊपर संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए तो आपका टिकट का दावा स्वतः कमजोर हो जाएगा। चलिए इस बहाने ओमकार सर, मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी, मैं यहां तक जानता हूं कि आम आदमी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को 50,000 रुपया महीना सैलरी तक दी है। हम समाजवादी पार्टी तो चलिए खैर लूटने, खसोटने, डकैती डालने की सुविधा देती है अपने, और मदरसों वालों को बोल देते हैं कि तुम्हारे खिलाफ कोई मुकदमा चल ही नहीं सकता, एकदम उनको अभयदान दे देती है। भाजपा क्या देती? खैर चलिए, अच्छी बात है सर, अभी आने दीजिए एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट, अपने आप सारे संगठन की पोल खुल जाएगी, बहुत लोगों का इम्तिहान हो जाएगा जी। सही बात है। वीरेंद्र जी ये बताइए, बाबा जी पूरे तेवरों के साथ दिखाई दे रहे हैं। सदन में उन्होंने कहा कि वहां हिंदुओं सिखों को मारेंगे तो ऐसे अवैध बांग्लादेशियों को हम छोड़ेंगे नहीं। यहाँ पर जो अवैध बांग्लादेशी हैं उनको हम छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं मतलब मारेंगे नहीं वहां की तरह, पर यहाँ रहने नहीं देंगे, उठा करके सीमा के उस पार फेंकेंगे, जो चल भी रही है मुहिम। और योगी आदित्यनाथ यहीं नहीं रुके, उन्होंने विपक्ष को ये भी कहा कि उस वक्त रोना मत, जब हम ये कार्रवाई शुरू करेंगे या बुलडोज करना शुरू करेंगे, या जिन पर आरोप लगे हैं, जो बड़े स्टॉकिस्ट हैं, शुभम जायसवाल से लेकर के तमाम लोग, कि उस समय रोना मत जब इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। शुभम जायसवाल की तो सारी प्रॉपर्टी जो है गैंगस्टर एक्ट में जब्त होने जा रही है, तैयारी हो गई है उसकी। जी हाँ, जी हाँ। तो बाबा जी तो अपनी लाइन पर चल रहे हैं, पर केवल उस लाइन पर चलने मात्र से चुनाव थोड़ा जीते जाते हैं, उसके लिए तो जमीन पर भी तैयारी करनी पड़ती है।
योगी जी ठोस कानूनी आधार पे बात कर रहे हैं। इस वर्ष अप्रैल में इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट पास हो गया है। 1 सितंबर 2025 को उसके रूल्स फ्रेम हो गए हैं और उसको लागू करने की अधिसूचना भी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी कर दी है। और उसमें सारी राज्य सरकारों को ये निर्देश दिए गए हैं कि बिना डॉक्यूमेंट के लोगों को आप आइडेंटिफाई करें, डिटेंशन सेंटर बनाएं। यूपी में बनना शुरू भी हो गए हैं, गोरखपुर में, बनारस में और कई जिलों में। और प्रदेश में आप फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल बनाएं जहां पे उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा और उसको सिविल कोर्ट के पावर्स होंगे। ये निर्देश जारी हो चुके हैं 4 महीने पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से। योगी जी उस आधार पे बात कर रहे हैं। कानून से लैस है सरकार, इसलिए बोल रही है। और उन्होंने असेंबली में ये कहा कि जब हम कार्रवाई करें तब तुम उनकी वकालत करने मत आना, जो है। तो और अब तक जो है राज्य सरकार के पास बांग्लादेशियों को या रोहिंग्या को या किसी भी अवैध घुसपैठिए को पकड़ने का, डिपोर्ट करने का, मुकदमा चलाने का, डिटेंशन सेंटर में रखने का कोई कानूनी अधिकार था ही नहीं। ये अब जाके कानूनी अधिकार मिला है। तो योगी जी जो बात कर रहे हैं वो केवल भारत सरकार ने राज्यों को जो शक्ति दी है कानून बना करके उसकी बात कर रहे हैं। और दूसरी बात है, घुसपैठिए की बात है, तो मैं आज आपको कह रहा हूं कि जब जनगणना होगी तो ये लोग खून के आंसू रोएंगे, ये आपके जिहादी और सेकुलर जो पार्टियां हैं। और जो काम सीए और एनआरसी में नहीं हो पाया था वो जनगणना में हो जाएगा। अभी देखिए आप। और अब की बार जनगणना डिजिटल होगी। वो कोई मोटा पोथा लेके आपके घर पे नहीं आएगा, वो एक टैबलेट लेके आएगा और टैबलेट में आपके सामने डाटा पूरा लेगा घर का, आपका इकोनॉमिक क्या क्या स्टेटस है, उसमें बहुत लंबी चौड़ी सवाल सूची होगी। और वो डाटा जो है शाम को सेंट्रल डाटाबेस जो होम मिनिस्ट्री का है या सेंसस कमिश्नर का, वो डाटा वहां ट्रांसफर हो जाएगा और 6 महीने बाद उसका रीवेरिफिकेशन होगा। अभी अप्रैल 2026 में शुरुआत होगी और फिर उसके बाद अगला फेज चलेगा। तो अब की बात जो है, और ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं कि अब जो है जनगणना डिजिटल हुआ करेगी और इतनी लंबी चौड़ी कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये काम लगातार जारी है। और उसके बाद और जो बड़ी समस्या आने वाली है, जब डिलिमिटेशन और लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज होगा, इसके लिए लोकसभा से बिल पास हो चुका है, महिलाओं का आरक्षण भी हो चुका है और 543 से बढ़ के सीटों की संख्या जा सकती है 850। और उसके बाद 2029 के लोकसभा चुनाव के पहले एनआरसी की भी तैयारी है। तो ये बहुत लंबी चौड़ी एक्सरसाइज है और ये चल रही है। और इसीलिए राहुल गांधी जाके जर्मनी में रो रहे हैं कि ये बीजेपी सरकार ने सारी संस्थाओं पे कब्जा कर लिया है। अरे किसी भी देश की निर्वाचित गवर्नमेंट ही उन संस्थाओं को चलाती है, उन्हीं संस्थाओं के माध्यम से राज्य का कार्य करती है। तो उसमें कब्जा कर लिया, इसका क्या मतलब है? अगर वो भेड़िया आया, अगर वो अलार्म बेल को बजा रहे हैं, इसका मतलब वो बहुत जो है डरे हुए हैं और बहुत चिंतित हैं, टेंशन में हैं। उनको मालूम है कि सरकार जो है बहुत स्ट्रांग लीगल फुटिंग पे है, कानून के अनुसार कार्य कर रही है और उनके पास उसको काउंटर करने का कोई उनके पास जवाब नहीं है, कोई उनके पास स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। ये समस्या है उनकी, इसी रो रहे हैं। और अभी आप देखिएगा जनगणना को लेकर के भी ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। नहीं, उनका इकोसिस्टम बेरोजगार हुआ पड़ा है वीरेंद्र जी, वो सब उनको वहां एडजस्ट करते थे। और जो आपके सेकुलर लोग जो लिखते हैं अंग्रेजी अखबारों में, उन्होंने अभी से जाति जनगणना का विरोध करना शुरू कर दिया है और ये तर्क दिया जा रहा है कि जाति जनगणना के आंकड़े भी पिछड़े वर्ग के हित के खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी और बाबा जी जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। दर्शकों से एक निवेदन है कि अगर आपको ये चर्चा अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें और वीडियो को फॉरवर्ड करें। अभी तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बाबा जी के 2 चैनल हैं, स्लो जिंदगी और बाबा की खरी कोटी, उनको भी सहयोग करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।